नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। देश में आज विकास के मुद्दे के अलावा हर मुद्दे पर राजनीति हो रही है और बात धर्म की हो तो इसमें राजनीति ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। धर्म के नाम पर राजनीति ट्रेंड बनती जा रही है। महाराष्ट्र में भी लाउड स्पीकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है और अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को लाउड स्पीकर को लेकर एक और चेतावनी दी है। राज ठाकरे ने कहा कि 3 मई तक मस्जिदों में लाउड स्पीकर बंद कर दें, वरना हम स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। यह एक धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है। वहीं हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर और राज ठाकरे के बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें छूट दी है। हिंदुत्व के बारे में हमें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, यह शिवसेना के रगों में बहता है। राज ठाकरे के बयान पर बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने बयान देते हुए कहा है कि राज ठाकरे को अब बीजेपी के मुद्दे पसंद आने लगे हैं। राणे ने कहा कि हिंदुत्व का मुद्दा देश भर में भारतीय जनता पार्टी ही मोदी जी के नेतृत्व में लेकर आई है। लाउड स्पीकर का भी विषय भारतीय जनता पार्टी ही समय समय पर उठाती रही है। वहीं एक तरफ शिवसेना के आरोप पर राज ठाकरे के बयान ने जिस तरीके से अब तूल पकड़ा है उस पर शिवसेना लगातार प्रतिक्रिया दे रही है और शिवसेना ने आरोप ये भी लगाया है कि राज ठाकरे के जो बयान है वो सब बीजेपी के द्वारा लिखे गए हैं। तो महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। लगातार इस मुद्दे को राज ठाकरे उठाने का काम कर रहे हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है शिवसेना को और साथ ही पूरी महाराष्ट्र सरकार को। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने वाले अल्टीमेटम पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि राज ठाकरे को इतनी अहमियत ना दिया जाए, सही वक्त आने पर मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। मेरे पास हर सवाल का जवाब है। तो कुल मिलाकर इस मसले पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। वहीं राज ठाकरे लगातार उद्धव सरकार से मांग कर रहे हैं कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दें। महाराष्ट्र में जारी लाउड स्पीकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रामनवमी के अवसर पर मुंबई में शिवसेना भवन के बाहर लाउड स्पीकर के साथ हनुमान चालीसा बजाए जाने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने राज्य की उद्धव सरकार को अल्टीमेटम देते हुए 3 मई से पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाने के लिए कहा है। वहीं राज ठाकरे ने मंगलवार को धमकी दी कि अगर शिवसेना के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने 3 मई से पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए तो मन से कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। उन्होंने कहा कि यह धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है, क्योंकि लाउड स्पीकर से सभी को परेशानी होती है। इसके अलावा समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए मनसे प्रमुख ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश में समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कानून लाया जाना चाहिए। ठाकरे ने इस आलोचना का जवाब दिया कि वह 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला करते थे, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस प्राप्त होने के बाद उनके सुर बदल गए। उन्होंने हालांकि कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनका राजनीतिक रुख बदलता रहा है। मनसे प्रमुख ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार ने कोई गलत फैसला लिया तो वो उसकी फिर से आलोचना करने से नहीं हिचकेंगे। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार पर जातिगत राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। तो महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर बयान अभी लगातार सामने आ रहे हैं। ये विवाद भी लगातार बढ़ता जा रहा है। राज ठाकरे ने एक बार फिर से अल्टीमेटम दिया है। राज ठाकरे ने ये कहा है कि 3 मई तक मस्जिदों में लाउड स्पीकर बंद कर दिया जाए, वरना अब हम लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे।
और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। पीयूष पंत जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। प्रदीप भटनागर जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और भरत प्रजापति जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। मैं प्रदीप जी शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। सर, देश में जिन मुद्दों पर दरअसल बात होनी चाहिए उन पर नहीं हो रही है। बात होती है अजान पर, बात होती है लाउड स्पीकर के मुद्दे पर। आपको आवाज मिल रही है प्रदीप जी मेरी? आपकी आवाज एक बार फिर से आपकी फोन लाइन पैच करवा लेते हैं क्योंकि आपको आवाज नहीं मिल रही है सर मेरी। पीयूष जी, आपको मिल रही है मेरी आवाज? जी हाँ बिल्कुल। ठीक है सर, अभी दोबारा फोन लाइन पैच करा रहे हैं प्रदीप भटनागर जी आपकी। तब तक पीयूष जी मैं आप ही के पास आऊंगी। सर बताइए, क्या चल रहा है सर इस समय देश में? जिन मसलों पर दरअसल चर्चा की जरूरत है वो तो हो नहीं पा रहा है। हम चर्चा करते हैं कि लाउड स्पीकर हटा दो, हमें हनुमान चालीसा बजानी। अगर हनुमान चालीसा बजा लेंगे लाउड स्पीकर पर तो हो क्या जाएगा उससे? ये दिखाने में आप सफल हो जाएंगे कि हाँ, आपसे बड़ा कोई भक्ति नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल ये सही बात है कि एकदम जो है, जो मूल मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उनकी अनदेखी की जा रही है। क्योंकि उन फ्रंट पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें फेल हैं पूरी तरीके से, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे और राज्यों की सरकारें हों। तो निश्चित रूप से डाइवर्ट करने के लिए और पूरी तरीके से जो है कि वो इस तरह के जो है। पीयूष जी, हेलो, आवाज आ रही है? पीयूष जी बताइए। पीयूष जी, मुझे आवाज मिल रही है आपकी। मेहमानों तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। भरत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? भरत जी, मेरा सवाल यह है कि जो राजनीति इस समय महाराष्ट्र में चल रही है इसका पटाक्षेप कब होगा? ये लाउड स्पीकर पर विवाद कितना और दिन चलने वाला है? हाँ तो रही, आप काट क्यों दे रहे हैं फोन? फोन काट क्यों रहे? मेहमानों का एक बार फिर से फोन पैच करा लेते हैं। तीनों ही मेहमानों की आवाज इस समय हमारे पास नहीं पहुंच रही है। तो महाराष्ट्र के लाउड स्पीकर विवाद पर हम चर्चा कर रहे हैं आज की, किस तरीके से विकास के, महंगाई के, बेरोजगारी के, भुखमरी के मसलों पर चर्चा ना होकर सिर्फ हिंदुत्व पर बात होती है, या फिर इस तरह के धार्मिक मुद्दों को तूल दिया जाता है जिससे कि समाज का विभाजन हो सके या समाज दो भागों में बढ़ जाए, जो कि देश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हम जिस तरीके से पूरे दुनिया में हम प्रसिद्ध थे कि हम किस तरीके से एकजुट होकर रहते हैं, हमारी अखंडता की जहां तारीफ होती थी, हमारी एकता के बारे में जहां चर्चा होती थी दुनिया भर में, अब वो चर्चाएं कम होने लगी हैं क्योंकि देश अब धीरे धीरे दो भागों में बंटने लगा है, जो कहीं से भी ठीक नहीं है। और महाराष्ट्र से ये जो विवाद उठा है वो सिर्फ अब महाराष्ट्र का विवाद नहीं रह गया है। लाउड स्पीकर का मसला देश के अलग अलग राज्यों में पहुंच चुका है। देश के अलग अलग राज्यों की सीमा पर भी ये विवाद जो है अब साफ तौर पर गूंजता है। आप कर्नाटक देख लीजिए, आप अलग अलग राज्य देख लीजिए, जहां पर एक बार फिर से लाउड स्पीकर के मसले पर राजनीति शुरू हो गई है। या तो लाउड स्पीकर की आवाज को कम करने की मांग की जा रही है, जो कि अजान के दौरान लाउड स्पीकर से आवाजें आती हैं उसको कम करने की मांग की जा रही है, या फिर महाराष्ट्र जैसे राज्य में तो लाउड स्पीकर हटाए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि अगर हम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस बाबत गाइडलाइन जारी की गई है। कुछ सीमा निर्धारित की गई है कि उस सीमा से ज्यादा तेज आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। तो ऐसे में ये स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से नियमों का पालन कराए, लेकिन ऐसे मसलों पर राजनीति होना कहीं से भी सही नहीं है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो प्रमुख हैं राज ठाकरे, वो लगातार इस मसले को उठाए जा रहे हैं। अब उन्होंने एक बार फिर से उद्धव सरकार को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि 3 मई तक आप मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवा दें, वरना हम अब लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। एक बार फिर से मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ बताएं प्रदीप जी। मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के विवादों को तूल देती है या समर्थन देती है क्या, कि आप लाउड स्पीकर हटा दो, हम तो अल्टीमेटम दे रहे हैं, मस्जिदों से लाउड स्पीकर हट जाने चाहिए। आप भी समर्थन करते हैं इन बातों का?
देखिए, बात हट जाने चाहिए या बजने नहीं चाहिए, बात मसला वो नहीं है। जब एक गाइडलाइन सबके लिए बनाई गई है ध्वनि प्रदूषण को लेके, तो दूसरा समुदाय क्यों नहीं इसको क्यों नहीं मानेगा? विषय ये है। भारतीय जनता पार्टी समर्थन ना समर्थन की बात नहीं है, बात है न्याय की बात करना। आप मंदिर से सारे हटवाना चाहते हैं साउंड और लाउड स्पीकर, अगर सुबह भी कथा हो वो भी ना हो, और वो अगर मंदिर के अंदर हो रही है तो उसकी भी आवाज कम हो, तो क्या गाइडलाइन औरों के लिए नहीं है? अगर उच्च न्यायालय ने सबके लिए अगर ये चीजें उठाई है तो उसके विषय में नहीं बोलना चाहिए। हम कहते ये है कि अजान हो, किसी ने मना करी है, मगर आप अगर मीनार के ऊपर एक नहीं 10-10 हॉर्न बांध दो, लाउड स्पीकर बांध दो, वो काहे की तर्क? जो एक से काम हो सकता है वो 10 ही वही करेंगे, तो ध्वनि प्रदूषण नहीं हुआ। इतनी कंप्लेंट है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश कर दिए, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, फिर भी इसको थोड़ा सा चीजों को समझने की समझ वो है। अगर चीज सही है सही बोलना चाहिए, गलत तो गलत बोलना चाहिए। परेशानी है तो है, पर परेशानी है, परेशानी आपकी बात चलिए मैं मान भी लेती हूँ सर, परेशानी है, तो इसमें राजनीति की कहाँ जरूरत है? स्थानीय प्रशासन क्यों नहीं नियमों को लागू करता है या नियमों का पालन कराता है? यानी कि स्थानीय प्रशासन कमजोर है, आपका पुलिस प्रशासन कमजोर है, आपके जिला अधिकारी कमजोर हैं जो इस तरह की चीजों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं या नियमों का पालन नहीं करा पा रहे हैं। हर चीज में राजनीति हो ये जरूरी तो नहीं ना। बिल्कुल आपने सही कहा, अगर राजनीति नहीं होगी तो वोट बैंक कैसे मिलेगा? और मुस्लिम समुदाय को तो वैसे भी सब पार्टियों ने एक वोट बैंक समझ के ही तो उनके साथ राजनीति करी है। उन्हें कभी सोचने समझने का, पढ़ने का, उन्हें विकसित होने का मौका नहीं दिया, कभी वो कुछ चीज उठ के सोच सके, कुछ अच्छी चीज सोच सके। क्यों? क्योंकि उन्हें शिक्षित नहीं होने दिया, उन्हें वोट बैंक समझ के रखा। ये चीजें यूं समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है, एक कट्टरता बहुत बड़ी चीज होती है जो समझाया और बनाया जाता है। और उसका उदाहरण अभी आपने गोरखपुर में देखा भी इस चीज के बारे में। एक IIT का लड़के ने क्या हरकत करी, ये कट्टरता है। जो फिर मैं कह रहा हूँ, जो एक मीनार पे साउंड लगा है, ये जो 10 काम करेगा वो ये काम करेगा। 5 किलोमीटर वाले को आप क्यों सुनाना चाहते हैं कि अजान हो रही है? ये अजान का टाइम नहीं पता? कि सबको पता है समुदाय को कि इतने बजे से शाम की नमाज 5 बजे होती है, सुबह की नमाज 6:15 बजे होती है, 4 बजे अज़र की नमाज होती है, फजल की नमाज होती है, सबको टाइम को पता है। फिर ऐसा क्यों? और अगर अजान का हिंदी मीनिंग क्या है, अगर कोई मुस्लिम स्कॉलर है तो जो अजान में बोला जाता है उसके बारे में बता दें, थोड़ा व्याख्या कर दें। ये जो अजान में 5 टाइम बोला जाता है, क्या बोला जाता है? तो आज देश और वो भी सुन ले आपके मेरे माध्यम से कि क्या बोला जाता है। नहीं तो उससे अगर वो कुछ बोल रहे हैं अजान में तो उसमें भी हम उंगली उठाएं क्या? कि नहीं हमें तो मतलब बताइए। कल को वो हमसे हनुमान चालीसा का मतलब पूछने लगेंगे तो हम सबको सफाइयां थोड़ी ना देते फिरेंगे सर। प्रदीप जी, ये तो बहुत बेवकूफी बात है। नहीं, क्यों सफाई देनी है सर? आप अपने धर्म के बारे में हम सफाइयां देंगे क्या? किसी भी धर्म का कोई भी नागरिक क्यों अपने धर्म के बारे में सफाई पेश करेगा? ये तो बड़ी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है सर कि हम एक दूसरे के धर्म की इज्जत करें। नहीं, इज्जत की बात बिल्कुल इज्जत करें, मगर हनुमान चालीसा ये नहीं कहता कि भगवान एक है, उसके ऊपर कोई है ही नहीं, ना ईसा मसीह है, ना खुदा है, कोई नहीं है, केवल राम है, केवल भगवान है। ये चीजें हनुमान चालीसा नहीं कहती है। मगर अगर कोई मुस्लिम स्कॉलर बैठा है साथ में, वो बताए कि अजान जो होती है 5 टाइम, वो क्या बोला जाता है, तो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे मुझसे ज्यादा। अगर मैं बोलूंगा तो मैं हिंदू मुस्लिम विवाद कर रहा हूँ, उस पर ये एलिगेशन लगेगा। अब इस तरीके की बातें बोलेंगे सर तो यही एलिगेशन लगेगा कि आप अब अजान का मतलब जानना चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है कि अजान में उस समय क्या बोला जाता है? आपको ये लग रहा है कि कोई भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं? बस यही कहा जाता है। अगर मैं नहीं फिर मेरा बोला सुनवाइए आप प्लीज। अगर कोई स्कॉलर बैठा, अगर वो बोलता ज्यादा सुनाएगा, मैं बोलूंगा तो ये विवाद बन जाएगा। और आप इससे सहमत होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता, मगर ये कहा जाएगा कि देखिए भाजपा का नेता जो बैठा है इस समय टीवी पे लाइव पे, वो भड़काऊ भाषण या भड़काऊ बातें कर रहा है, ये स्पष्ट करा जाएगा। इसलिए मैं इन शब्दों को आज रही की बात जो आज महाराष्ट्र के अंदर कर रहे हैं, राज ठाकरे ने जो बोला है, क्या आप उस साउंड को कम नहीं करा सकते? तो कराइए ना, कौन रोक रहा है? यही तो बात मैं कह रही हूँ। अभी हमारे साथ थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, मैं उनसे यही तो जानना चाहती हूँ कि ये जिला प्रशासन का काम है ना, ये क्यों नहीं, ये कहाँ सो रहा है जिला प्रशासन? यही तो, अगर उद्धव ठाकरे ने झंझोड़ के जिला प्रशासन को या सरकार को, उद्धव सरकार को झंझोड़ना चाहते हैं
तो सुने उद्धव जी विपक्ष में बैठे हैं, नेता है महाराष्ट्र के, उनका अधिकार है बोलने का, तो ये चीज को उद्धव जी को सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। जो 10 हॉर्न लगे हुए लाउड स्पीकर लगे उसको एक करना चाहिए। मस्जिद के अंदर माइक साउंड बजना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। ये विवाद ही नहीं होगा ना। उद्धव जी को राज ठाकरे को राजनीति करनी पड़ेगी। राज ठाकरे तो आजकल आपकी भाषा बोल रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रही है शिवसेना उन पर। देखिए, राज ठाकरे जी हमेशा बोले हैं और स्पष्ट बोले, हमारी बोली नहीं बोले, वो सदैव अपनी बोलते हैं। स्वर्गीय श्री राज जो हमारे शिवसेना प्रमुख हैं ठाकरे साहब, उनकी लैंग्वेज बोलते हैं और वो लैंग्वेज कभी गलत नहीं है। वही बाला साहब ठाकरे हैं। जब कश्मीर के अंदर जो हमारी यात्रा होती है, अमरनाथ यात्रा, जब आतंकवादियों ने कह दिया था कि एक भी हिंदू को नहीं छोड़ेंगे, तो वहीं से गर्जना हुई थी बाला साहब की कि एक उड़ नहीं पाएगा यहाँ से मक्का मदीना के लिए। तब क्यों हुई थी? ये उन्हीं के भतीजे हैं, खून तो खून को बोलता ही है। ये तो जवाब उद्धव सरकार को देना, उद्धव जी को बैठ के देना है। चलिए ठीक है सर, अभी हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं, एक एक रिएक्शन उनका भी ले लेते हैं। पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के पास ही चलते हैं। भरत प्रजापति जी, आपका जिला प्रशासन, आपका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? आप ये तो कर ही सकते हैं ना सर कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दे दी, जो नियम बने हुए हैं, कम से कम उनका पालन करा लें। प्रजापति जी, आवाज मिल रही है? सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि महाराष्ट्र में जो ये लाउड स्पीकर का विवाद है, इसका पटाक्षेप कब होगा? और आप कुछ नहीं तो सर ये तो करिए कि अपने पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को कहिए कि नियमों का पालन करा ले कम से कम। नहीं मैडम, देखिए, जिला प्रशासन नियम के थ्रू ही चल रहा है। जब शिवसेना के जब इनकी सरकार थी, तब क्या सो रहे थे क्या ये? तब इनको लाउड स्पीकर नहीं दिख रहा था। इनको हर टप्पे पे कहीं ना कहीं रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी दिखेगी, कहीं ना कहीं उनको ये नमाज के अजान के ऊपर इनको जो लाउड स्पीकर का मामला है वो दिखेगा। जब हमारे काफी साधु किसान मर जाते हैं तब ये नहीं दिखेगा। हजारों लाशें जब गंगा नदी में बह गई तब वो नहीं दिखेगा। इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम धार्मिक मुद्दे भड़काने के अलावा इनके पास है क्या चीज? डेसिबल के जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, डेसिबल के हिसाब से ही वो लाउड स्पीकर चल रहे हैं आज भी महाराष्ट्र के अंदर, खास कर मुंबई। तो इनको दिक्कत कहाँ है? जब इनके नेता फडणवीस जाकर इनके इफ्तार पार्टी में बैठते हैं, वही मोहित कंबोज को 40 उनको लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा बजाने से ला के देते हैं, वही इफ्तार पार्टी में जाके बैठते हैं, तो उसका मायने क्या रखें हम? उसका क्या मतलब समझे? पीयूष जी जो बता रहे थे वो जरा समझाएंगे कि ये भाई हम इफ्तार पार्टी में भी जाएंगे और दूसरी तरफ हम इनके अजान का भी विरोध करेंगे। तो ये है क्या एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्शन? वैसे इनके सभी देश के लिए काम तो खाली अजान का कोई विरोध नहीं कर रहा है, का विरोध कर रहे हैं आप। रुकिए प्रदीप जी, रुकिए। ऐसा है भरत प्रजापति जी, आप खुद भी जानते हैं कि अजान का कोई विरोध नहीं हो रहा है, सिर्फ लाउड स्पीकर पर जो तय लिमिट की गई है कि उससे ज्यादा, मतलब एक जो सीमा निर्धारित की गई है डेसिबल की, उससे ज्यादा आप तेज आवाज में ना चलाएं लाउड स्पीकर। और इसके लिए तो संजय राउत ने खुद कहा था कि हमने तमाम जिलाधिकारी को निर्देश दे दिए हैं। हाँ, दे दिए हैं मैडम। और तो इसका मतलब उन्होंने निर्देश दिए, इसका मतलब ये था कि निश्चित डेसिबल से ज्यादा आवाज हो रही थी सर, उसके बाद ही तो उन्होंने निर्देश दिए। अब ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है ना कि वो नियमों का पालन कराए। मैडम, अब इतना बड़ा महाराष्ट्र राज्य है, 12 से 13 करोड़ पब्लिक है, तो कहीं ना कहीं कोई जगह पे अगर ज्यादा आवाज नहीं होगी तो उसे नहीं निर्देश दिया गया होगा, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी संज्ञान लिया जाएगा। इनको गाय क्या पड़ी है कि एक झटके में ही हम सब चीज कर देंगे? इनको इनके काम के बारे में पूछिए ना, इनके राज्य में पूछिए ना। आज की पुलिस थी गुजरात जैसे राज्य में जो अपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, वहां पर रामनवमी के जुलूस में कैसे पत्थर चल गए लोगों के ऊपर? इनसे पूछिए ना। जब ये लॉ एंड ऑर्डर की बात महाराष्ट्र सरकार से करते हैं तब इनसे पूछिए कि गुजरात सरकार में आप थे भाई, और आप तो बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर में पावरफुल है,
तब गुजरात के अंदर क्यों रामनवमी के रामनवमी के उस पर्व पे जुलूस के अंदर शोभा यात्रा के अंदर ये सब राजस्थान के बारे में बताना, और इसको एक नेशनल इश्यू बनाना चाहते हैं कि ये धार्मिक मुद्दों को भड़काकर लोगों को सिर्फ अपने राम नाम जपना और पराया मल अपना, यही इसका पहले से रहा है। और ये राम के नाम से ही आज तक इनकी और आने वाले पे ये जनता जान चुकी है। और रही बात राज साहब ठाकरे की, तो उनके भी मुद्दे हर टप्पे पे, मैडम आप जानते हो, हर टप्पे पे अलग होते हैं। पहले उत्तर भारतीय का मुद्दा था, फिर बिहारी के मुद्दे आ गए थे, फिर गुजराती बोर्ड, साहिब बोर्ड, मराठी में होना चाहिए मुद्दे आ गए। तो मराठी मानुष भी यहाँ कहीं ना कहीं जानता है कि ये सब चीजों से कुछ होने वाला नहीं है। राज साहब हर बार अपना टर्न ले लेते, तो कहीं ना कहीं अब ये उनको लग रहा है कि मनसे जैसी पार्टी जो नहीं कुछ 12 नगर सेवक बीजेपी आए थे, और यही बीजेपी इनके जो आज समर्थन में उतरी है, महानगर पालिका जो नासिक में थी, इनके ही सब नगर सेवक खरीदकर महानगर पालिका हत्या लिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी हो सकती है बीजेपी वाले कि कहीं ना कहीं आज अगर हिंदुत्व वोट को अगर हमें हमारे पास लाना है जो बहन के जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका पोलराइजेशन किया जाए। इससे संभव नहीं है। किस हद तक आप इस भगवान राम पे और हिंदू और मुस्लिम और पाकिस्तान के ऊपर आप राजनीति करो? इनके लिए कुछ नहीं है मैडम। अगर किसान आवाज उठाएगा पाकिस्तानी, स्टूडेंट आवाज उठाएगा तो अर्बन नक्सलवादी, अगर कोई नौजवान आवाज उठाएगा तो वो उनके लिए वो भी आतंकवादी, मुस्लिम आवाज उठाएगा आतंकवादी। तो मतलब और सिर्फ एक ही पार्टी बची है जो राष्ट्र प्रेम की पार्टी है, राष्ट्र हित। इनको और आप जिसके साथ अलायंस में बैठकर सरकार चला रहे हैं ना, वो भी हिंदुत्व का झंडा बुलंद किए हुए चल रहे हैं इस समय। उनकी भी राजनीति हिंदुत्व से ही शुरू होती है, तो आप उनको बदल पाए? आप भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपना एजेंडा बदल दें? क्या शिवसेना ने अपना एजेंडा बदला? आपसे मैं जवाब लूंगी। मैं आ रही हूँ प्रदीप जी, एक रिएक्शन पीयूष जी का भी ले लेते हैं, वो शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष पंत जी, मेरा पहला सवाल सर आपसे यही था कि जिन मसलों पर चर्चा होनी चाहिए थी उन मसलों पर चर्चा नहीं हो रही है, दूर दूर तक वो तो चर्चा का विषय ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, क्योंकि ऐसे मुद्दे चर्चा का विषय बन रहे हैं जिनको फोर फ्रंट में लाया जा रहा है, जो विशुद्ध रूप से धार्मिक मुद्दे हैं और उसके आदमी के निजी प्रैक्टिस के हैं वो मुद्दे। वो एक पब्लिक डोमेन के मुद्दे नहीं है, उनको जबरदस्ती पब्लिक डोमेन में लाया जा रहा है। और एक ही उसका एम है, और वो एम है कि उसका राजनीतिकरण करके उसका वोट आपको हासिल करना पूरी तरीके। आप देखिए लगातार जो है कि कर्नाटक से लेके अब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब जगह वही, वहां पे जो है जिस तरह से कर्नाटक में जो है कि जो मुद्दा नहीं था उसको उठा दिया जबरदस्ती, जो है कि मुद्दा उठाया वहां पे। और वो नहीं है कि वो जो शासन चलाते हैं, जो जिस तरह का जो लेते हैं, कार्यक्रम लेते हैं और जो निर्णय लेते हैं उनकी सरकारें, वो कहीं ना कहीं जो उनको वोट नहीं दिला सकती, क्योंकि वो काम उस तरह से कर ही नहीं पा रहे हैं जिस तरह से करना चाहिए। महंगाई है, बेरोजगारी है, सब जगह पूरे देश में है, हर राज्य में है जहां भाजपा जो है शासन कर रही है। और इन सबको ढकने के लिए, इन सबको पीछे ढकेल देने के लिए वो इस तरह के धार्मिक मुद्दों को लेके आ रहे हैं। आप देखिए जहां पे मुद्दे का कोई महत्व नहीं है उसको ले आते हैं। आप चाहे कर्नाटक का आप देखिए हिजाब का मामला हो, चाहे वो हलाल और झटका मीट का मामला हो, और चाहे वो पत्थरबाजी का, रामनवमी 5-5 राज्यों में इस तरह से पत्थरबाजी होना, ये कोई आप देखिए कि नेचुरल नहीं है, कहीं ना कहीं प्लानिंग के साथ किया गया है पूरा। और इसमें दोनों ही धर्म के लोग इन्वॉल्व हैं। और लेकिन ये प्रशासन, चाहे वो कांग्रेस की राजस्थान की सरकार हो या गुजरात और मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार हो, उसकी ढिलाई है कि प्रशासन को क्या ये पता नहीं था इस तरह की एक्टिविटी होनी है। तो ताकि ये नॉन इश्यूज जो है, जो कि एक पोलराइजेशन करने में मदद करें मोर्चे। इसी तरह आप देखिए महाराष्ट्र में चुनाव है, और गुजरात में उसके लगा हुआ गुजरात है, गुजरात में पहले चुनाव है। तो सर आपने पूरा देश घुमा दिया, सर आपने पूरा देश घुमा दिया, सर आपने पूरा देश घुमा दिया, मगर आप ये नहीं बोले इसका जो सड़क विवाद है उससे क्या। आप देखिए कर्नाटक आपने सारी राजनीति बता दी, सारा चुनाव स्टंट बता दिया, मगर आप साउंड के बारे में नहीं। जो IT इंडस्ट्री है वहां से छोड़ के तमिलनाडु जाने की वो प्लानिंग कर रहे हैं, वो जाना चाह रहे हैं।
क्योंकि जिस तरह के दंगा फसाद हो रहा है इस तरह धार्मिक मुद्दों पे लेके, सामुदायिकता को हो लेके, रहा है। अब कर्नाटक से जितने भी आईटी इंडस्ट्री है वो छोड़ना चाह रही है वहां पे। देखिए आप देखिए क्या 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 मतलब क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मतलब ये नहीं सोच रहे हैं कि जो आर्थिक मुद्दे हैं, जो लोगों की रोजी रोटी है। महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र और खासकर मुंबई एक जो है कि बिजनेस शहर है, वो एक व्यावसायिक शहर है। और वहां पे जो है कि वहां पे इस तरह के मुद्दे अगर आप ले आएंगे और दंगे फसाद करवाएंगे तो निश्चित रूप से वहां पे भी लोगों का जो एक विश्वास कम होगा और लोग इंडस्ट्री लेके जाने लगेंगे वहां से। तो वो जो अरे नहीं सर, आपके ऐसा भी नहीं रिसोर्सेज होगा हैं, कि मुंबई जो खाली आर्थिक होने लगे। रिसोर्सेज हैं, उनको आप जो आर्थिक रिसोर्सों को कहीं पीछे ढकेल के धार्मिक मुद्दों को ला रहे हैं ताकि आपको सत्ता में आना है। ठीक है। सत्ता में आना है तो काम करके आइए, जनता तो वैसे ही वोट देगी। लेकिन आप सामुदायिक अब मुद्दों को वैसे लेके देखा भारतीय जनता जाए पार्टी साहब, ये तो- पीयूष जी, वैसे अगर हम पीयूष जी। देखें, एक सेकंड भटनागर जी, मुझे बस 1 मिनट का वक्त दे दीजिए। वैसे देखा जाए पीयूष जी, महाराष्ट्र में अब जनादेश तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिला था, अब शिवसेना बैकआउट कर गई, वो बात अलग है। लेकिन सीटें ज्यादा देख ले, विधायकों की संख्या ज्यादा देख ले, विश्वास तो बीजेपी पे ही जताया था ना महाराष्ट्र की जनता ने। नहीं, बड़ी पार्टी के रूप में आई थी, लेकिन उनको पूरा स्पष्ट बहुमत नहीं था वहां पे। वही वो मैं एक कह बड़ी रही हूँ, पार्टी के शिवसेना रूप में के आई साथ थी। अलायंस, वो जिस लेकिन तरीके वो से चुनाव में सरकार उतरे नहीं। शिवसेना और बीजेपी एक साथ उतरे, अब जब नतीजे आए तो शिवसेना की अपनी महत्वाकांक्षाएं थी तो उन्होंने बैकआउट कर दिया, इसलिए वो सरकार बनाने से चूक गए। लेकिन देखा जाए तो उनको हाँ। कहीं ना कहीं जनादेश तो मिला ही था, तो काम किया नहीं, तो होगा, देखा उसी जाए- हिसाब से उन्हें मिला होगा जनादेश। नहीं, जनादेश तो क्लियर इसीलिए नहीं मिला ना, क्योंकि काम ठीक से किया नहीं था, तो जनादेश नहीं मिला था। चलिए भटनागर आपको जी, बड़ी पार्टी के रूप में दिया गया था। और जो है मेरे कि साथी प्रवक्ता बोल रहे हैं, जब वो कमिटमेंट राजनीतिक स्टंट बोल रहे हैं। पार्टी ने पूरा ये नहीं साउंड के बारे में एक बार नहीं बोले, कि अलग हो गए वहां पे। और ये माइक के जो है बारे में एक बार नहीं बोलेंगे। इन्होंने कर्नाटक गिना दिया, कोई भी पार्टी इन्होंने सारा स्वतंत्र है कि बिजनेस गिना दिया, अपना जो है और मेन मुद्दे पे नहीं आया अभी तक। वो अपना रास्ता तलाश करे। तो भारतीय जनता पार्टी को जो हार मिलती है उसको उससे अरे बेचैनी सर, है। भारतीय जनता चलिए, पार्टी- पंत साहब, भारतीय जनता पार्टी कुछ कह रहे हैं यार, भटनागर जी। मंत्री जी, भटनागर जी कहीं कुछ कह रहे एमएनएस हैं। को भी है वो साथ मिला रही है। अरे मंत्री जी, आप कर्नाटक पे आए हो हिजाब विवाद पे, तो ये भी बता दीजिए कि किसने विवाद का सहारा दिया और शुरुआत किसने कराई। विजयपुरा की विधायक जो कांग्रेस की है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे आप? कांग्रेस समर्थन दिया कर्नाटक के अंदर शिक्षा संस्थानों में, राजनीतिकरण किसने किया? कांग्रेस ने करी। उसके बारे में आप चुप्पी साधे में यार, आपको वहां बिजनेस हब का आपको दर्द लग गया, वहां पे ये लग गया हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, सब चीज समझ में आ गई, मगर आपने ये सब नहीं बोला। आपने किस विवाद को कौन ले गया? क्या बच्चे पढ़ने वाले 10वीं 12वीं के 8वीं के बच्चे हाईकोर्ट देखा है उन्होंने? तो कांग्रेस ने दिखाया है। यहाँ की आप चुप्पी, यहाँ पे आपकी सर बोली तो दो तरफा बोली, एक तरफा नहीं बोली। आपको सब सुनना चाहते हैं, हम तो राजनीतिक हैं, हम तो अपने पक्ष और अच्छे बुरे के लिए बोलेंगे, मगर आपको निष्पक्ष बोलना है। मगर आप हर जगह बीजेपी कर रहे हो, ठीक नहीं है। कर्नाटक का विवाद हिजाब का कौन लाया? कांग्रेस। किसने आबादी? कांग्रेस ने। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का रास्ता बच्चों के लिए दिखाया, कांग्रेस ने। विजयपुरा की विधायक कौन, विधायिका कौन? कांग्रेस की, जिन्हें शुरुआत करी। यहाँ आप चुप है। अरे शिक्षा संस्थानों में हिजाब लगवाएंगे आप? क्या शिक्षा संस्थानों के अंदर हम भगवा चोले पहन के जाएं? अच्छा लगेगा? इस सब ठीक नहीं है, और आपको तो इन चीजों से बचना चाहिए। आप बहुत बड़ी पत्रकार है। आपने एक बार ये नहीं बोला, महाराष्ट्र सरकार के साउंड के विषय में आपने एक बार नहीं बोला। हमने नमाज का अजान का विरोध नहीं किया, वो होनी चाहिए 5 बार 10 बार होनी चाहिए। हमारा विरोध ध्वनि प्रदूषण को लेकर है, आप उसके विषय में आपने एक बार नहीं बोला। आपने अभी बैठे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने गंगा जमुना सिखा दी, सब कुछ बता दिया, गंगा में लाशें बता दी, हर चीज बता दिया। तो यही बता दें कि कांग्रेस ने विवाद क्यों करा कर्नाटक से शुरुआत, और अपनी विधायक के बारे में अभी तक नहीं बोले एक बार भी कर्नाटक को लेके। एक बात बताइए भटनागर जी, अभी जो स्थितियां देश में बनी हुई है वो कहीं से भी आपको सुखद लग रही हैं, या आपको कोई उसमें बहुत अच्छी चीज नजर आ रही हो? क्या पहली बार हमने रामनवमी मनाई इस देश में? जब हमने पहली बार रामनवमी नहीं बनाई तो अलग अलग राज्यों में इस तरह की पत्थरबाजी की घटनाएं, हिंसा की घटनाएं, दंगे की घटनाएं, ये क्यों घट रही हैं? क्यों इतनी कट्टरता लोगों में फैल रही है? किस बात की नफरत है ये? आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया मुझे। रामनवमी की यात्रा को लेके हमारे दोनों सज्जनों ने बड़ा विरोध जताया। दंगे को लेके पूरे भारतवर्ष के अंदर हजारों लाखों मंदिर है, सब मंदिरों से रामनवमी की यात्रा निकली। पूरे देश में दंगे क्यों नहीं हुए? शांति से यात्रा क्यों हो गई? इस बारे में बता दें।
क्या वीडियो फुटेज हमने नहीं देखी गुजरात की? क्या वीडियो फुटेज राजस्थान की हमने नहीं देखी? मध्य प्रदेश की हमने नहीं देखी? ऊपर से छतों की सिल्ली और पत्थर कैसे फेंके गए? रामनवमी का शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा है, उसमें गर्म पानी पत्थरबाजी क्यों की गई? इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। क्या वो जो रामनवमी यात्रा निकाल रहे थे, क्या वो दंगे के माइंड से निकल रहे थे? इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। राजस्थान सरकार तो चुप बैठी है। और अभी आप एक बात कह रहे थे कि जो राजस्थान के अंदर एक हमारा भारतीय जनता पार्टी जो यात्रा निकाल रही है विरोध में, क्यों निकाल रही है? क्योंकि सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, दंगइयों पे कोई कार्रवाई नहीं करी। और डीजीपी सुन ले मेरी बात, अगर किसी भाजपा कार्यकर्ता की डंडा तक की कर दिया तो भुगतना पड़ेगा उनको। ये भाजपा की तरफ चेतावनी है, क्योंकि कानून व्यवस्था उस समय तो संभाली नहीं गई। और आज भारतीय जनता पार्टी अगर विरोध कर रही है चीज का तो उस पर डंडा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर के इतने गुणवत्ता थे आप में तो दंगा क्यों नहीं रोक लिया जो 24 घंटे होता रहा? इस बारे में डीजीपी को जवाब देना चाहिए राजस्थान। ठीक है प्रजापति जी, आवाज मिल रही है आपको? भरत जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अब बात यह है भरत जी, देखिए ये विवाद आपको सुलझाना तो पड़ेगा। अब चाहे आप अपने महाराष्ट्र के तमाम जिला अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दें या कुछ भी करें, क्योंकि ये मांग कि लाउड स्पीकर अपनी तय डेसिबल में ही बजे, ये तो जायज है सर, ये कहीं से नाजायज नहीं है। और इसमें राजनीति अगर कोई ढूंढ रहा है तो फिर अब उसका क्या किया जाए? राज्य सरकार अधिकारी को निर्देश ये दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार डेसिबल के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ये दे दिए गए। और इसके ऊपर काफी जगह पे इसका पालन भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर सिर्फ जोर जोर से ही वो उसका अजान का जो भी है वो होते रहता है, वैसा नहीं है। इस हिसाब से भट्टाकर जी जो बीजेपी के साथ प्रवक्ता है तो बता रहे थे, उस हिसाब से मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर इस तरह की बातें करोगे तो आप शिक्षा के क्षेत्र के अंदर क्या काम किया आपने बताइए ना। अगर राजस्थान सरकार के अंदर आप बात करोगे तो आज वहाँ पर MRI जैसे सुविधाएं तो हजारों लोगों को दी जाता है, वो वहाँ पर राजस्थान सरकार आज फ्री में करने जा रही है। आज छत्तीसगढ़ के अंदर देख लीजिए तो हमारे बघेल साहब जो है वो एजुकेशन के अंदर ऐसे इंटरनेशनल स्कूल जैसे बना दिए जहाँ 40,000 आवेदन के लिए 13 लाख आवेदन आ गए। तो इनका एक राज्य बताइए जहाँ लोगों के लिए कुछ काम किया हो। इनको पूछे कि आपने लोगों के लिए क्या किया। ये हरदम अपने बातों से मुकर जाते हैं। जब इनको कुछ चीज पूछी जाए तो हिंदू मुस्लिम और बस गाय और पाकिस्तान और ये सब मुद्दे इनके पास आ जाते हैं, दूसरी कोई बात नहीं है। जो लोगों की धार्मिक मुद्दे हैं उसको भावनाएं भड़काकर राजनीति करना इन्होंने सीखा है और ये ज्यादा दिन तक अब जनता समझ चुकी है, चलने वाला नहीं है। ये इनको भी समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। आप बार बार देखेंगे इनके हर स्टेज पे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये अपने हर चीजों में फेल हो गए हैं। चाहे किसान के कानून हो गए, जहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रधानमंत्री का नारा था, उसमें भी फेल हो गए। फेल कैसे हो गए सर? आप हरियाणा का लिंगानुपात उठाकर देख लीजिए, ये अभियान तो इतना सक्सेस हुआ है। आप राजस्थान का देख लीजिए, आप चलिए छोड़िए हरियाणा तो आपका राज्य भी नहीं है, आप ये कह देंगे, आप राजस्थान का देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि बेटियों की संख्या ज्यादा है बेटों पर सर। हाँ तो सरकार वहाँ गहलोत जी के आगेवानी में अगर वो सरकार चल रही तो कहीं ना कहीं तो अच्छा हो रहा ही है ना मैडम जी, उसमें गलत क्या है? तो ये तो आपने नहीं कहा कि मनोहर सरकार की अगुवाई में चल रहा है हरियाणा, तो कुछ तो अच्छा होना है। आप बेटी बचाओ का नारा प्रधानमंत्री से जोड़कर देख रहे थे, तब मैंने कहा कि नहीं, उनका ये नारा, उनकी ये मुहिम सफल हुई है सर। मैंने उस संदर्भ में कहा तो मैडम जी कि वो हाथरस के बारे में क्या कहेंगे फिर? रात को जहाँ पर हमारे ये हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म में ऐसा कोई रीति रिवाज है क्या रात को घासलेट से किसी की बिल्कुल नहीं है। लखीमपुर माफ कीजिएगा, हाथरस का जो मसला था वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है सर। लेकिन राजस्थान रेप के मामले में नंबर 1 पर बना हुआ है पूरे देश में, ये भी स्वीकार्य नहीं है। इसे आप स्वीकार कीजिए कि कानून व्यवस्था के मामले में राजस्थान पिछड़ता जा रहा है, बेटियों को हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं सर वहाँ। नहीं मैडम, देखिए जो भी प्रशासन के हाथ में होता है वो प्रशासन कार्रवाई करता ही है। जिस हिसाब से अभी आप करौली का देख लीजिए, स्ट्रिक्ट ऑर्डर निकाले ही हैं हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री ने और वहाँ के SP ने, जो भी
प्रशासन वहाँ है, उन्होंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर निकाले हैं। इस तरह की हरकतें जो भी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो इनके सरकार में आप देख लीजिए, अभी कितने पत्रकारों को इन्होंने जहाँ एमपी में हुआ था वहाँ कपड़े निकाल कर खड़ा कर दिया था कटहरे में। ये कहाँ का न्याय तंत्र है? आप पूछिए पत्रकारों को, जब आप कपड़े निकाल कर न्याय तंत्र में खड़ा कर देते और आप बता रहे हो कि वो कुछ अपने आप को फांसी ना लगा ले इसलिए हमने निकाल के लिए, कैसा बेतुका बयान देती है इनकी पुलिस। ये चीज से इनको पूछिए ना जरा। ऐसे तो मैं काफी चीजें गिना दूंगा। अपने मुद्दों पे बात नहीं करते। इनके लॉ में जब ये अनुराग ठाकुर अभी पीछे क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं? मैंने सवाल पूछा अभी कि हिजाब को लेके जो चला अभी कर्नाटका में, क्यों का कांग्रेस का समर्थन था, बताइए उस पे। चलिए प्रजापति जी, प्रदीप भटनागर जी ने आपसे एक सवाल किया है। भटनागर साहब का सवाल है आपसे, कर्नाटक में हिजाब विवाद आप ही के द्वारा छेड़ा गया? नहीं, हमारे द्वारा कहाँ छेड़ा? ये तो हिजाब मुद्दा एग्जैक्टली मैडम, आप बात समझिए पल्लवी जी। ये साफ होता है, ये ऐसा अनिवार्य नहीं है। जो बच्चे हमारे हिंदू धर्म में बच्चा पहनते इसका, काफी ठंडी के मौसम में भी पहनते इसका, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका एक ड्रेस कोड है। हाँ, बुर्खा पहन के बच्चियां स्कूल तक जाती है, कॉलेज तक जाती है, और फिर वो बुर्खा निकाल कर अपने बाथरूम में पहनते लेती। ये तो हर जगह पे हो रहा है। इनको मुद्दा वो नहीं है कि वो बच्चियां स्कार्फ पहन कर आ रही। उनको मुद्दा ये है कि आने वाले दिनों में अब हमारी सरकार अगर जाएगी तो उसको बचा कैसे पाएंगे, लोगों को डाइवर्ट कैसे करके रखें, लोगों को एक मुद्दे में ठीक है। और कांग्रेस की पहले बात रही है कि हमारे एक झंडा है तो इसमें तो डंडा ही होता है। आप देखिए आरएसएस वालों के पास डंडा ही होता है। तो ये तरीके रहे हैं पहले। बताएं पीयूष पंत जी, आपके ऊपर भी कई सवाल खड़े किए थे प्रदीप भटनागर जी ने। आपने बताया नहीं कि लाउड स्पीकर की आवाज जितनी तय की गई है उतने में उसे बजाना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए। पंत साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी बताएं पंत साहब, आपसे प्रदीप जी ने सवाल किया था कि आप पूरा देश घुमाएं, लेकिन ये तो बताइए कि लाउड स्पीकर का जो ये विवाद है उसका खात्मा कैसे होगा? जो मांग की जा रही है कि आप तय सीमा में ही बजाएं, जितना डेसिबल तय किया गया है उतने में ही आप लाउड स्पीकर बजाएं, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, होना वही चाहिए जो तय किया गया है निश्चित रूप से। इसमें किसी को भी लिबर्टी नहीं मिल सकती है। लेकिन सवाल ये कि उसका जवाब आप जो है कि हनुमान चालीसा करके थोड़ी दे सकते हैं। आप प्रशासन से प्रशासन से लगातार प्रशासन को बात करनी चाहिए, और जो भी इस तरह के अगर कर रहा है, जो डेसिबल जिस पिच से ज्यादा अलाउड नहीं है अगर उसमें बजा रहा है तो वो उसको मना करना चाहिए और प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। ये पूरी तरीके से प्रशासन के ऊपर है। लेकिन उसके जवाब में आप अगर हनुमान चालीसा चौराहों पर बैठ के करेंगे तो ये निश्चित रूप से एक आप राजनीतिक रंग दे रहे हैं पूरे के पूरे मुद्दे को। क्योंकि देखिए, अजान होती है और आज से नहीं, बहुत समय से हो रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। लोग ये मानते हैं कि समुदाय विशेष का ये अपना निजी उनकी एक आस्था है, जो भी है, और लोग अपने काम पे जाते हैं, जाते हैं, कोई उससे उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब जब इसको आप एक राजनीतिक मुद्दा बना लेंगे तो उसमें जो है दिक्कतें होती हैं। तो मुझे लगता है कि वो दिक्कतें, अगर वो टेक्निकली जो है गलत हो रहा है तो निश्चित रूप से प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, और वहां जो अथॉरिटीज है उनसे कहना चाहिए कि आप इतने ही पिच पे जो है उसको लाउड स्पीकर लगाएंगे, इससे ज्यादा की पिच पे लाउड स्पीकर आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि उससे डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं मानेंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा नहीं मानेंगे, और अगर नहीं मानते हैं तो एक्शन लिया जाना चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन आप सड़कों पे आके हनुमान चालीसा करके आप तो सीधे दिख रहा है कि आपका इंटरेस्ट वो नहीं है। आपका इंटरेस्ट है एक पोलराइज करना धर्म के नाम पे, आपको ये दिखाना कि देखो मुसलमानों को कुछ नहीं करने दिया जाएगा, हिंदू राष्ट्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चलिए, अपने मुद्दे का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। पीयूष जी, आप अपनी बात जारी रखिए सर। देखिए पल्लवी जी, मैं ये कह रहा था कि निश्चित रूप से अगर जो गाइडलाइंस हैं, जो आदेश निकले हैं, उसको फ्लाउट करके अगर वो हाई पिच पे लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से एक्शन लिया जाना चाहिए, बातचीत करके उनसे, और अगर नहीं मानते हैं तो फिर एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन ये एक्शन प्रशासन लेगा,
और प्रशासन नहीं लेता है तो प्रशासन से ये सवाल किया जाना चाहिए, न कि आप सड़कों पे आ जाएं और हनुमान चालीसा का जाप करने लगे। तो ये सीधे सीधे आप इसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, न कि आप ये नहीं चाहते कि ये मुद्दा सुलझे। ये जो है आप उसको और बढ़ाना चाहते हैं और एक जो है धार्मिक रंग देके उसको एक राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं आप। सीधे ये बात है। और एमएनएस जो है वो जो हाशिए पे चली गई महाराष्ट्र की राजनीति पे, वो अब जो है कि धर्म के मुद्दों को लेके, सांप्रदायिकता को लेके जो है आगे बढ़ रही है। और एक उसको जो लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के ही वो आगे बढ़ सकती है, जबकि सच्चाई ये है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बनता है, भारतीय जनता पार्टी उसे काम, जो उसका काम निकल जाता है तो उसको निगल जाती है। ये हमने उत्तर प्रदेश में देखा, मायावती के रूप में देखा। अब आम आदमी पार्टी को हम देख रहे हैं पंजाब में, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे वो जो काम कर रही है पूरी तरीके से वो है। तो ये एमएनएस को समझना होगा उसको। वहां जो जनता के मुद्दे हैं, जो वहां की जो अगाड़ी सरकार है, जो जनता के मुद्दों पे जो असफल हो रही है, उसको लेके आप सामने आइए, उसको लेके धरना प्रदर्शन कीजिए, न कि ये अजान और हनुमान चालीसा। ये सीधे सीधे आप सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं और सांप्रदायिकता के बहाने आप हिंदू वोटों की फसल काटना चाहते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। आप देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि कर्नाटक में क्या हो रहा है। कर्नाटक में जितनी भी आईटी इंडस्ट्री है, सीधे आप ही पर आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, हम काटना चाहते हैं, उससे क्या मतलब? मैं तो थोड़ा सा साफ बता दीजिए। राजनेता हूँ नहीं। 130 भारतवासियों में तो 100 करोड़ सबसे ज्यादा हिंदुओं की आस्था नहीं है। तो अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। ये साहब हमें गिरेबान झटवा रहे हैं, मुझे थोड़ा सा एक उदाहरण दे दीजिए। जनता के मुद्दों को पंत जी सॉल्व कर सकती है। आप बहुत अच्छा वक्तव्य बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, जो है कि वो वोट लेना चाहती है। उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है, कानून का कोई फॉलो नहीं किया जा रहा है। जिस तरह से जो है आप जो है कि लोगों के उनकी नीलामी कर दे रहे हैं, ये कोई कानून सम्मत नहीं है। आप जो बुलडोजर चला दे रहे हैं वो कानून सम्मत नहीं है। आपको एक प्रक्रिया फॉलो करनी है, उसके बाद कोई एक्शन लेना लगता है। आज के जो है विषय बताया नहीं आपने। तमाम ऐसे लोग उसमें जो है उनके बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो जो है कि वो कहीं न कहीं जो है वो बेचारे जो है कि उनके घर भी टूट जा रहे हैं। वो कहीं न कहीं जो है खुले में उनको रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो जिसने गलती करी उसको आप कानून के तहत जो है एक्शन लीजिए, लेकिन ये थोड़ी है कि उसके माँ बाप, उसके भाई बहन या उसके बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, इन सबको आप जो है कि एकदम जो है सड़क पर आने पे मजबूर कर दें। तो ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय सम्मत है भी नहीं है। राजस्थान में छोटा सवाल है, आप न्याय की यात्रा निकाल रहे हैं। जिस बदमाश का घर टूटा है, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, ये कानून की धज्जियां उड़ा के जो है कि ये जिस तरह से काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार, और प्रदीप जी मैं आपका सवाल सुना दूंगी, उन्हें बताइए। मेरा तो सवाल ये, पंच जिनका आप बैठ के यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, जिन बदमाशों ने 10-10 परिवार उजाड़ दिए, मर्डर कर दिए, घर के मुखियाओं के कत्लेआम कर दिए, घर जला दिए, तो आपकी नजर में वो बेकसूर है? उनको दर्द नहीं होना चाहिए कि घर उजड़े तो क्या होता है? तो आप कहें तो आपके घर का एड्रेस दे दूं, आप उनकी मदद कर दीजिए। मगर ये सवालात करने से पहले ये भी देख लीजिए, जो उनसे पीड़ित रहे उनको परिवार किसने देखा? उनका परिवार, जिस घर से कत्ल हुआ उसके परिवार किसने देखा? जिसका घर उजड़ा उसका परिवार किसने देखा? आप किनके साथ खड़े हैं? घर टूटने वालों के साथ, जिनका घर उजड़ा उन बदमाशों ने उजाड़ा, जिनमें 50-50 हत्याएं और डकैतियां, इंक्रोचमेंट दुनिया भर है, आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ बैठ के, तो आपके नजर में वो सही है और जिनके जो पीड़ित है वो गलत है, आप ये कहना चाहते हैं? इसका मतलब विकास दुबे भी सही है, प्रशासन गलत है, फिर तो अंसारी भी ठीक है। आप क्या बोलना चाहते थे? वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं आप, आज आप लगता है आपका वक्तव्य ही नहीं पता आप क्या बोलना चाहते हैं। अभी आप हिजाब पे आए तो हिजाब के विषय में आपने कहां से क्या बोल दिया, आपने राजनीतिकरण कर दिया, बीजेपी कर दिया आपने। सब स्पष्ट रखिए ना बात को कि मैं कांग्रेस समर्थक हूं, वही कांग्रेस जिसने हमें सदैव मुस्लिमों को वोट बैंक के तरह यूज करा।
दूसरा बोलिए साहब सीधरा। चलिए, अब आप ये बताएं मुझे प्रदीप जी, क्योंकि समय भी काफी कम रह गया है। अब जो ये अल्टीमेटम राज ठाकरे ने दे दिया उद्धव सरकार को कि आप 3 मई तक लाउड स्पीकर हटा लीजिए। खैर, मुझे लाउड स्पीकर हटाने का तो उनका अल्टीमेटम ही समझ नहीं आ रहा है। डेसिबल की जो तय सीमा है उस पर वो बात करते तो ठीक था, नहीं तो हनुमान चालीसा हम बजाएंगे। आप समर्थन करते हैं, आप भी अब सड़कों पर आकर हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर देंगे? देखिए, समर्थन की बात नहीं है, विरोध करने का उन्होंने तरीका जो आजमाया है शांतिपूर्ण, और उसमें अगर राज्य सरकार विवाद कराना चाहती है तो राज्य सरकार ही गलती है। हम पक्षधर नहीं है तेज साउंड के। अगर न्यायालय ने अगर आदेश निकाला है, चाहे वो मंदिर में हो चाहे वो मस्जिद में हो, हम उसे गलत बोलते हैं। जो गाइडलाइन सबके लिए बनाई गई है वो सबको पालन उसका करना चाहिए, और राज्य सरकार का कर्तव्य है पालन कराना, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो। सब में पूजा नमाज होनी चाहिए, मगर किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज बताऊं पल्लवी जी आपको छोटा सा, आज हमारे शहरों के अंदर ना रात को माता के जागरण होते थे, मोहल्लों के अंदर खूब मेले की तरह लाइट लगती थी। आज ध्वनि प्रदर्शन के लिए बंद हो गए हैं। इसके बारे में तो कोई नहीं बोलेगा कि हम माता के जागरण क्यों नहीं होते, अब खाटू जी की रात को जागरण क्यों नहीं होते। हिंदू कॉलोनी में भी नहीं हो सकते क्योंकि ध्वनि प्रदर्शन होता है पढ़े लिखे हिंदुओं को, उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा आज। और विवाद है इसके बारे में, ठीक है, हम पे मोहर भाजपा की लगी है। अरे प्रथम तो हम हिंदू हैं और अपने अधिकार के लिए बोलना चाहिए, और जोर चिल्ला के बोलना चाहिए, और आप जैसे के कान फट जाने चाहिए सुनते हुए कि जो गलत है गलत बोलिए, सही को सही बोलिए। पीयूष जी, पता नहीं, देखिए प्रदीप जी की आवाज तो बहुत इको करती है, इसलिए कुछ सुनाई नहीं देता उन्होंने कहा क्या है, कुछ सुनाई नहीं देता है। बड़ी अच्छी बात है, सुनाई देना भी नहीं चाहिए आपको, इसलिए आप ही बता दें उन्होंने कहा क्या है। चलिए सर, जाने दीजिए, क्योंकि वो बहुत कुछ कह चुके थे और इतनी सारी बातें मैं आपको बताऊंगी तो समय वैसे ही बहुत कम रह गया हमारे पास, तो आप अपना आखिरी कमेंट दे दीजिए। नहीं, देखिए मेरा कहना यह है कि अगर जो गड़बड़ी हो रही है उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए, और पहले संवाद के माध्यम से, और नहीं तो फिर जो है एक्शन लेके। लेकिन उसके खिलाफ जो है आप हनुमान चालीसा पढ़े हैं तो इसका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब आप सीधे सीधे जो है एक धार्मिक रूप से उस मुद्दे को टैकल करना चाहते हैं और अपना वोट उससे बनाना चाहते हैं। सीधी सीधी ये बात है। और पहली बात तो ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। ये अब एक बात बताएं सर, मन से हो या फिर बीजेपी हो, ये तो विपक्ष में बैठे हैं ना। अब ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि इस विवाद का खात्मा कैसे किया जाए, इस मुद्दे का पटाक्षेप कैसे किया जाए। महाराष्ट्र सरकार खुद हाथ पर हाथ धरे बैठी है तो उसका क्या करें फिर? विपक्ष तो अपने अनोखे तरीके निकालता ही है विरोध का। नहीं तो विरोध करे ना, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे ना, लेकिन ये हनुमान चालीसा पढ़ के तो आप एक दूसरा मैसेज दे रहे हैं ना। आप उस समुदाय के खिलाफ एक मैसेज दे रहे हैं और हिंदू समुदाय को जो है लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो एक्शन लेने के प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं कि प्रशासन से नहीं कह रहे कि आप एक्शन लीजिए। आप कह चुके प्रशासन से, उन्होंने 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया। अब यही देखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार 3 मई तक क्या कदम उठा लेती है। 3 मई तक का ही अल्टीमेटम दिया गया है महाराष्ट्र सरकार को। अब देखने वाली बात रहेगी यही कि महाराष्ट्र सरकार इस दिशा में कोई प्रयास करती भी है या नहीं करती। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो महाराष्ट्र में ये लाउड स्पीकर का मुद्दा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच में मनसे ने अब उद्धव सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया है और कहा है अगर आपने 3 मई तक ये लाउड स्पीकर नहीं हटवाए तो उसके बाद हम सड़क पर उतरकर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या उद्धव सरकार मनसे के इस अल्टीमेटम को गंभीरता से लेती है। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।